महाबलिदान दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षाविद श्री रामेश्वर लाल जी, पार्षद वार्ड नंबर 16। मंच पर विराजमान आजादी बचाओ आंदोलन संगठन के प्रांतीय प्रवक्ता श्रीमान युधिष्ठिर भारतीय जी और मंच पर विराजमान शहीद भगत सिंह सेवा समिति के जिलाध्यक्ष श्रीमान रूप सिंह जी तंवर और हमारे बीच में विराजमान यादविंदर सिंह जी, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, और संगीत मंडली, आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। संगरिया नगर से पधारे हुए सभी, कुछ मेरे सामने मेरे गुरुजन शिक्षाविद श्रीमान ओम प्रकाश जी अग्रवाल, आदरणीय भोगिया जी, और मंडी से पधारे हुए सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आज हम शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु शहीद आजम सुखदेव का 90वां बलिदान दिवस मना रहे हैं। कहते हैं, इतिहास में कहा गया है, मार्च का महीना हमारे शूरवीरों, संत और ऋषियों की बलिदान की गौरव गाथा कहता है। हम लोग आज 90वां बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं। जैसा कि भगत सिंह के जीवन परिचय पे संक्षिप्त में मुझे कहना है, भगत सिंह का जो कालखंड है उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, और भगत सिंह को क्यों कुर्बानी देनी पड़ी इसकी भी जानकारी बहुत जरूरी है। भगत सिंह 9 अप्रैल 1916 के बाद में इनका कालखंड जो रहा 1931 तक का, इस कालखंड में इन्होंने जो भी काम किया वो हमारी, इनका तप और त्याग हमारी पूंजी है, और इनके विचार हमारे आदर्श। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक अभियान चलाया था 9 अप्रैल 1916 को भारत देश की आजादी के लिए, और उन्होंने एक नारा दिया था। नारा क्या दिया था? स्वतंत्रता कहिए, स्वाधीनता कहिए, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं प्राप्त करके रहूंगा। इसी नारे ने ही बहुत बड़ी उथल पुथल हमारे भारत देश में मचाई थी। उस समय ब्रिटिश काल के भारत के अंदर जो हमसे 7 समुंदर पार बैठे हुए लोग थे, जो भारत देश पर रूल कर रहे थे, उनके दिमाग में खटक गया कि अब भारत देश तो स्वतंत्र होगा। एक महापुरुष से निकला हुआ एक नारा इस नैया को पार करेगा, इस पे हमें विचार करने की जरूरत है। साथियों, इसी को लेकर के 18 मार्च 1919 को एक रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून बनाया था अंग्रेजों ने। उस कानून को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, बहुत समझना जरूरी है। कानून इसलिए बनाया था कि भारत देश में उस समय लोकमान्य तिलक को आदर्श मानते हैं। जैसे हम आदरणीय श्री रामेश्वर लाल जी हमारे लिए आदर्श हैं, गुरुजन हैं, ऐसे ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उस जमाने में लोगों ने आदर्श माना, और उनका एक स्लोगन था जिसको साकार करने के लिए भारत देश के कोने कोने से नौजवान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ होकर के खड़े हो गए। ये नारा दिया, और इससे डरते अंग्रेज डर गए एक नारे से ही, और उन्होंने भारत देश में एक कानून थोप दिया। और उस कानून के विरोध में हम लोगों ने कहा, उस कानून में क्या था, किसी को कोई वकील के माध्यम से
किसी भी क्रांतिकारी को अपनी बात रखने का अधिकार छीन लिया। आप कोई अपील नहीं कर सकता, नो अपील दलील। इसको लेकर के 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा इस बात को लेकर के हुई थी कि ये कानून हमें नहीं चाहिए। इस कानून को हम क्या है, रोल बैक जब तक नहीं होगा हम अंग्रेजों को भारत में टिकने नहीं देंगे। लेकिन हुआ क्या, 13 अप्रैल को उस समय हमारे भारत देश के अंदर एक वायसराय थे, माउंटेन चेम्सफोर्ड नाम का। उस वायसराय ने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, ब्रिटिश हुकूमत के लिए की थी। हमारे उस समय के क्रांतिकारियों को, जिन लोगों के जहन में और दिमाग में एक ही सपना था जो आज भी होना चाहिए, सपना ये था कि मेरा भारत देश विश्व में महान हो, विश्व में सबसे ऊपर ख्याति रखने वाला और विश्व गुरु हो। इसके लिए एक सभा का आयोजन किया गया। लेकिन उस सभा को उस समय चैटलैंड और लॉयर नाम से हमारे यहाँ सेना के अधिकारी थे, वो भी अंग्रेज थे, वो चल दिया गया। लेकिन एक बात जरूर है कि आवाज कभी दबती नहीं। भगत सिंह वहीं से पैदा होते हैं। ये संकल्प लेकर के भगत सिंह निकलते हैं कि मैं इस आजादी भारत देश को जब तक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का सपना साकार नहीं होता, चाहे मुझे कुर्बानी क्यों न करनी पड़े, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। वैसे तो भगत सिंह का जीवन परिचय आजकल वर्तमान में पाकिस्तान में है। जेम्स लायल नाम के एक अंग्रेज ऑफिसर ने एक शहर बसाया था, लायलपुर। लायलपुर शहर के अंदर एक छोटा सा गांव था और उस गांव का एक चक था 105 नंबर, बंगा गांव था और उसका चक नंबर 105 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। और वो जन्म की तारीख है 27 सितंबर 1907। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो काम इस देश के लिए भगत सिंह ने किया है वो हमारे लिए बहुत ही आदर्श, हम वहां से हमें प्रेरणा लेनी ही चाहिए। ऐसे ही फिर क्या हुआ, भगत सिंह के जिस समय वो आजादी की जंग का झंडा लेकर के भारत देश के कोने कोने में चल रहे थे, उसी समय एक साइमन कमीशन भारत आया। वैसे तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन ने सर जॉन कमीशन के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया। वो कमीशन भारत में आया 3 फरवरी 1928 को। उसके आने के पीछे का एक उद्देश्य था। उद्देश्य यह था कि चेम्सफोर्ड ने जो भारत देश के अंदर सुधार की बात की है, संविधान की बात की है, उसकी समीक्षा की जाए और उसकी रिपोर्ट तैयार की जाए। जैसे ही 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले मुंबई है, पुणे है, कलकत्ता है, जैसे ही साइमन कमीशन का वो डेलीगेशन आया तो भारत देश के हमारे भारतवासियों ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया। विरोध करने के पीछे का कारण ये रहा कि उसके अंदर सातों के सातों जो सांसद रहे वो सातों के सातों अंग्रेज थे। हमारे भारत देश का एक भी उसमें सदस्य नहीं था। और उनका मूल उद्देश्य क्या था, बहुत जरूर समझना चाहिए। मूल उद्देश्य ये था कि भारत देश को एक संघ बनाना चाहते थे अंग्रेज। भारत देश को एक संघ बनाना और संघ बनाने के बाद में भारत देश को एक संघ के साथ साथ जो भी उस समय अंग्रेजों ने हमारे भारत वर्ष के जितने भी शहर या जो भी प्रांत अंग्रेजों ने लूटे थे या हमारी देसी रियासतें जो रही थी उन सब को एक केंद्र के अधीन करना चाहते थे अंग्रेज। और ये भी चाहते थे कि भारत का संविधान बनेगा और संविधान ऐसा लचीला हो। और दूसरा अंग्रेज ये चाहते थे कि हमारा जो वायसराय रहेगा भारत देश में वो तो केंद्र का पूरा कंट्रोल उसको विशेष शक्ति हो, प्रांतीय स्तर पे जो गवर्नर रहे और उन गवर्नर्स के पास में पूरी ताकत आ जाए। और हम इन अंग्रेजों को, अंग्रेज चाहते थे कि भारतवासियों पर जब चाहे लाठियां बरसा सके और जब भी ये भारत देश की बात करें तो इस आवाज को कुचल। तो जैसे ही क्या हुआ, साइमन कमीशन 30 अक्टूबर और 1928 को लाहौर में पहुंचता है तो उस समय जबरदस्त विरोध
इस बात को लेकर के कि आप में एक भी भारतीय नहीं है, और इस कमीशन के लिए कहा गया साइमन कमीशन गोप है, और वहीं से भगत सिंह पैदा होते हैं इस क्रांति के लिए। देखो कितना प्रेम था भगत सिंह के राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इनके दिल में राष्ट्र सर्वोपरि था, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव था इन लोगों में। और उस समय लाला लाजपत राय किसी बुजुर्ग का बड़ा सम्मान करते थे ये लोग, बुजुर्गों से बहुत सीखने को मिलता था। लाला लाजपत राय के होश को और अपने जोश को मिला करके इन्होंने साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। लाला जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई। लाला जी 17 नवंबर को इस संसार को रुखसत कह गए, और उसके बाद 10 दिसंबर 1928 को निश्चित किया एक कमेटी के माध्यम से कि जिस जेपी सांटर ने लाठियां चलाने का आदेश दिया हमारे भारतवासियों के ऊपर, हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया, उसको तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और 10 दिसंबर 2 मिनट बना लो, मैं स्टेज पे जाता हूँ। शाम के 4 बजे कट करना, फिर रेड दबेगी तो स्टार्टिंग चलेगी। क्या रेड दबेगी तो खत्म हो जाएगी, फिर रेड दबेगी तो चल रही है। दुनिया से विदाई थी, वो भी 4:25 का समय था, इसीलिए बलिदान दिवस का समय 4:30 सैंडर्स को मारा। और उसके बाद में क्या हुआ, 8 अप्रैल की घटना थी 1929 को। ब्रिटिश भारत था, हमारी पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास होने था, और उसके विरोध में भगत सिंह ने असेंबली में बम डाला। और भगत सिंह ने कहा कि इन बहरे कानों को सुनाने के लिए आज बम्बों की आवश्यकता है, और गोरों को बम्बों से नहलाया जाए तो सबसे उत्तम होगा। भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया, भगत सिंह पर मुकदमा चला, और ऐसे घूम करके हम आ जाते हैं 23 मार्च 1931 का दिन, फांसी का दिन तय हो गया, डेथ वारंट पे साइन हो गए, सब काम हो गया। लेकिन एक खास बात ध्यान रखने की और जरूरत, अंग्रेज हमारे भारतवासियों के राष्ट्र प्रेम के सामने झुक गए थे, घुटने टेक दिए थे। अंग्रेजों ने मजबूरन भगत सिंह को फांसी 22 मार्च 1931 शाम को 7:35 पे लगा दी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल जेल जो थी लाहौर की, उसको पूर्ण रूप से भारत देश के नागरिकों ने घेर लिया था। सबके मन में एक ही प्रश्न था कि हम भगत सिंह का शव लेकर के जाएंगे। हर कोई कहता हम भगत सिंह का शव लेकर के जाएंगे, ये राष्ट्र के सितारे का अंतिम संस्कार हम करेंगे। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार सर्वोत्तम माना गया है कि अंतिम संस्कार हम चाहते थे कि हम अपने हाथों से करेंगे। लेकिन अंग्रेज सरकार ने बड़ी चालाकी के साथ में जैसे ही पता चला कि सुबह भीड़ और आने वाली है, दूसरे दिन 23 मार्च को प्रातः 8 बजे सेंट्रल जेल के मेन गेट को छोड़ करके किसी अन्य जहां से निकासी थी पानी की, उस गेट से तीनों के शवों को एक ट्रक में भर दिया। और ट्रक में भरने के बाद एक सफाई कर्मचारी उस जेल का एक भारतीय था, वो भी ट्रक पे बैठ गया, और तीनों के निष्पन्न शरीर को अंग्रेज एक ट्रक में भर करके ले जाते हैं। ट्रक उसी रोड से गुजरता है जो जहां इनका अंतिम संस्कार किया गया है, पाकिस्तान और भारत की सीमा के ऊपर। ट्रक तो आगे आगे है और पीछे पीछे भीड़ है। जैसे ही भीड़ के कब्जे में ट्रक, अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेजों ने क्या किया, तीनों के अब चले जो शव थे सतलुज नदी के किनारे फेंक करके भाग लिए। लेकिन उन अंग्रेजों को पीट पीट के हमारे भारतवासियों ने मारा, और तीनों के तीनों शव अपने कब्जे में लिए और उनका अंतिम संस्कार किया। यहां से हमें सबसे बड़ी प्रेरणा क्या लेनी है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एक काम करके चले गए, भारत देश के लिए आजादी ला गए। वो हम लोगों को इस आजादी की रखवाली करनी है। हमारे सामने अत्यंत चुनौतियां हैं आज भारत देश के सामने। उन चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें भगत सिंह के, राजगुरु के, सुखदेव के आदर्शों को अपनाना पड़ेगा। यदि हम उनके आदर्श को नहीं अपनाएंगे तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं, विश्व के नक्शे से भारत देश का नाम मिट जाएगा। हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे? आज भारत देश के अंदर
भारत भगत सिंह का बलिदान दिवस मनाए, रैली निकाल करके बाइक पे और तिरंगे को सैल्यूट करके और शाम को घर जा करके खाना खा करके सो जाए, तो भगत सिंह का एक भी काम हमने नहीं किया। हमारे हिस्से में बहुत बड़ा काम है। आज हमारा भारत देश अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। गरीबी की समस्या हो, भुखमरी की समस्या हो, और इसके साथ साथ आतंकवाद की समस्या हो, इसके साथ साथ भाई भतीजावाद की समस्या हो, इसके साथ साथ भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो। इन तमाम व्यवस्थाओं को अंदर सुधार करने के लिए हमें काम करना होगा। अभी आपने देखा होगा, रोजाना यदि आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, यदि आप टेलीविजन देखते हैं, समाचार पत्र ऐसे नहीं है कि ऊपर से फ्रंट लाइन देख लिया, मेन खबर देख ली और रद्दी में फेंक दिया और महीने के बाद में आया और उसको रद्दी में तुलवा दिया। अखबार बेचने वालों को भी मैं महान योद्धा मानता हूं। हमारे भारत देश में ऐसी परंपरा रही है। किसी जमाने में जो भी पेपर बांटने वाले आते थे, पेपर की मुख्य खबर को बोला करते थे कि आज की मुख्य खबर ये है, ये पेपर। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, आज जिन समस्याओं से हम लोग गुजर रहे हैं, उनसे आप देखिए, मैंने मेरे जीवन में जो देखा है, सबसे पहले तो मैं 3 मई 1999 से लेकर के और 26 जुलाई 1999 तक युद्ध चला। उस युद्ध में पाकिस्तान को तो प्राप्त किया ही किया, लेकिन आप जैसे नौजवान हैं, उन नौजवानों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, क्या जवान है नौजवानों, जिस जवान में दम नहीं, जवान वो होता है जिसको जिंदगी का दम नहीं। ऐसे ऐसे नौजवान उस समय हमारी सुरक्षा व्यवस्था को चौबंद करने के लिए हमारी सीमाओं पर तैनात थे। उस समय एक कर्नल महोदय ने एक पूरी प्लूटून को, एक बटालियन को बुलाया और उनमें 150 नौजवान थे और सबसे ये पूछा कि इस चोटी के ऊपर हमें 5 आदमी चाहिए जो इस चोटी के ऊपर चढ़ जाएं और पाकिस्तान पे वार करें। तो बड़ा गजब का है ये किस्सा और इससे रोंगटे खड़े कर देगा। उन 5 आदमियों को सिलेक्ट करने में दिक्कत आई। हर जवान के कदम बढ़ रहे थे देश के लिए और उन्होंने कहा, इस देश भारत मां के लिए मैं भी मेरे प्राण उत्सर्ग करूंगा, 1 इंच जगह पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आने दूंगा, क्योंकि ये देश भारत देश भगत सिंह का देश है, उधम सिंह का देश है, चंद्रशेखर आजाद का देश है, रानी लक्ष्मीबाई का देश है, तात्या टोपे का देश है। 1 इंच नहीं खिंचने देंगे। हमने उन आक्रांताओं से भी सीना अड़ाया है। हम बंद कट गए हैं, फांसी पर चढ़ गए हैं, हमने हमारी जवानी जेलों में बिताई है, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम उस देश के बासिंदा हैं, इसलिए सीमा पे हम सारे के सारे 150 जवान तैयार थे कि हमें यहाँ इस चोटी पे जाएंगे और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करेंगे। 5 आदमी चुनना बड़ा मुश्किल हो गई, सारे ही तैयार थे। ऐसा जज्बा चाहिए, यदि प्रत्येक भारतवासी राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखे और राष्ट्र के लिए कदम बढ़ाए, राष्ट्र प्रेम उसके जहन में हो, हर अगर हम समझे कि राष्ट्र सर्वोपरि है, तभी तो इनका बलिदान दिवस मनाना और इनका जन्म दिवस मनाने से लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को और प्रेरणा मिलती है। ऐसी ही घटना और होती है, वो होती है 26 दिसंबर 1999 के दिन, जिसने शर्मसार किया हमें। और बताता हूं, मुझे पीड़ा होती है और दर्द होता है, और बताना इसलिए जरूरी है। हम ये कहते हैं कि 21वीं सदी भारत में, पूरी दुनिया में भारत की होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन दर्द होता है जब हमारा कंधार में एक विमान IC 814 हाईजैक होता है, जो काठमांडू से भारत की यात्रा पे था। 176 यात्री और 14 उसमें एम्प्लॉइज थे। वो कंधार ले जाकर के हमारे वहां से हमारे यात्रियों को, और हमें चुनौती दी सीमा पार से। चुनौती ये दी, एक तो ये लोग थे जिन्होंने 1 इंच जमीन नहीं दी, उन्होंने सीधी सीमा पार से चुनौती दी क्या कि हमारे 36 आतंकवादी छोड़ दो। 36 के 36 आतंकवादी और 20 करोड़ अमेरिकन डॉलर रिश्वत मांगी हमारे भारत देश से। दुख होता है 20वीं सदी का अंत और 21वीं सदी का प्रारंभ ही गलत हो गया।
लेकिन उस समय क्या हुआ, गठबंधन की सरकारें थी। सरकार हम चुनते हैं लोकतंत्र में, परिपक्व लोकतंत्र नहीं है हमारे भारत देश में। लोकतंत्र जब तक परिपक्व नहीं होगा, हमारे सपने साकार नहीं होंगे, शहीदों के सपने साकार नहीं होंगे। उस समय क्या किया, हमारी सरकार ने घुटने टेक दिए और 36 कैदियों के 36 कैदी मांगे, रिश्वत मांगी, हमने 3 कैदी छोड़ दिए। मैं ये कहता हूं अपने दावे के साथ में, उस समय के प्रधानमंत्री यदि आंखों के डोरे लाल कर लेते और उन 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध लेते और सीधे चुनौती रावलपिंडी को दे देते, यदि आपके खरोंचे एक भी भारत देश के नागरिक को आई तो एक परिंदा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भारत का स्वाभिमान बचता, भारत का गौरव बचता, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। इसके साथ ही और कहना चाहूंगा, बहुत हमने देखा है इस समय आंदोलन, भारत देश के टुकड़े टुकड़े की बात होती है। एक समय था इंच इंच के लिए लड़ के मर गए, सूरज को पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कभी न छोड़े खेत। एक तो एक इंच के लिए मर गए और अब भारत देश में कुत्ता संस्कृति आ गई, जिसके कारण हमें मुगलों का इतिहास और हमें जो है वामपंथियों का इतिहास जो पढ़ाया जा रहा है, हम भारत देश की परंपराओं से हट गए, भारत देश के इतिहास को भूल गए और हमें क्या सिखाया जा रहा है ये आप सब लोग जानते हैं। क्या हुआ, अभी हमें जो मेन मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमें करना क्या है, हमें इनके सपनों को साकार करना है तो भारत देश की जमीन से, आबो हवा से सबसे प्रेम करना होगा। हम खेती के प्रति ध्यान दें, विष मुक्त हमारी खेती हो, हमारी गाय भी बचे और हमारे किसान भी बचे, हमारी कृषि व्यवस्था भी बचे। ऐसा भारत बनाने के लिए हमें पुरजोर इस देश के लिए समर्पण का भाव दिखाते हुए काम करना होगा। साथियों, समय का अभाव है, मैं मानता हूं बोरियत महसूस होती होगी, लेकिन मुझे 2 बातों के लिए और समय दीजिए मुझे कहना। हम लोग किसी भी कानून को, पार्लियामेंट का एक कानून है, पार्लियामेंट में जो लोग चुन करके बैठे हैं वो आसमान से नहीं है, वो आजकल ब्रिटेन के नहीं है, हमारे वोट से चुन करके गए हैं। और जो वोट से चुना हुआ सांसद है, विधायक है, आपके पार्षद हैं, उनके पास ताकत आपके वोट की ताकत है। पार्लियामेंट से जो भी पार्लियामेंट का काम कानून बनाना, हम सब लोग जब तक किसी कानून को डीपली से नहीं समझ लेते, अच्छे से समझो, समझने के तत्पश्चात अगर विरोध लायक है तो हमें विरोध करना चाहिए। हमने विरोध किया, सीए का विरोध किया, एनपीआर का किया, और ये जो कानूनों को पहले समझेंगे और हम लोग विरोध में उतर जाए। ऐसा विरोध देश के लिए बहुत खतरा है। अभी ये घटना हुई है, मैं किसान हूं, किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को समझता हूं, मैंने भी खेती की है, लेकिन एक दर्द है मुझे इस बार, जो आंदोलन चला इस समय हमारे लद्दाख में सबसे ऊंची चोटी पे भारत देश के रक्षा में तैनात सूरवीर तैनात थे, उनके लिए रसद पहुंचाने वाले ट्रकों को रोकना ये देश के हित में नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सीए हो, एनपीआर हो, और ये जो कानून है जिनके माध्यम से भारत देश में घुसपैठ को रोका जा सकता है। हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, आप ये मत सोचो आग वहां लगी है, उसकी आग यहां तक भी आएगी। आज बांग्लादेश के अंदर घुसपैठिए हर दिन आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए हैं। ये लोग तो नहीं चाहते थे घुसपैठियों को, इनको तो हम नमन करते हैं। इन्होंने तो कहा था एक को नहीं घुसने देंगे, आज तो हम इनका बलिदान दिवस बनाए, उधर से घुसपैठिए घुसे। हमारे भारत देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये घुसपैठिए, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, और इनको प्रोटेक्शन देने वाले लोग भी हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ा खतरा। हमें समझना होगा ये घुसपैठिए हमारी देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपने देखा होगा पुलवामा हुआ, इसमें भी बहुत बड़ा उनका रोहिंग्यों का हाथ रहा, और पुलवामा होता है हमारे नौजवान जिनका आपने आंखों से देखा इंच इंच के रूप में कट जाते हैं, तिरंगे में लिपट करके जब वो मां के श्री चरणों में जाते हैं, जिस मां का दूध पी करके वो राष्ट्र की सेवा में समर्पित थे,
उस माँ पे क्या बीती होगी जब उसका बेटा छोटे छोटे इंच इंच के टुकड़ों में कट करके आ जाता है। मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी, मैंने विश्व का इतिहास पढ़ा है। आप देखिए, हम किसी भी देश को देख लो, चाहे तो अमेरिका को ले लो, चाहे तो चाइना को भी ले लो, वहां का एक सैनिक यदि शहीद होता है पूरा उस दिन वहां के लोग खाना नहीं खाते। हमारे 40 जवान चले गए, हम पे कोई असर नहीं, और हमने तो बदला लिया। हमारी ताकतवर सेना को मैं सैल्यूट करता हूं, उन माताओं को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने कोख से ऐसे योद्धा पैदा करके दिए हमें। जिन योद्धाओं ने इसका बदला लिया, बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दिया। हमारी सरकार जो अच्छे काम करे, हमें पार्टियों से ऊपर उठ करके उनका भी स्तुतिगान करना होगा। जो सरकार देश में काम ना करे उनका भी रास्ता रोकना होगा। यही सबसे बड़ा भारत देश के लिए तप और त्याग का काम होगा। अभी और वक्ता है, हमारे गुरुजी भी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आपने मुझे बहुत समय दिया। आप से मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर के इस भारत देश को और भारत देश के धर्म को बचाने के लिए आगे आए। यदि हम सोते रहे और इनके यूं ही माला डाल करके और चलते रहे तो ना तो ये देश रहेगा और ना हम रहेंगे। आपने देखा होगा, मैं तो इतिहास के आदमी हूं, 1378 से लेकर के आप देख लो, ईरान गया, फिलीपींस गया, कंबोडिया गया, थाईलैंड गया, और आपने देखा होगा पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान का एक टुकड़ा और हो गया बांग्लादेश, और भारत के और टुकड़े करने की फिराक में है। भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है। भारत देश के अंदर जो गंदी व्यवस्था चल रही है उन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए हम सब लोगों को आगे आना होगा। यही भगत सिंह के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समय का अभाव है, मैं भगत सिंह को और राजगुरु को, सुखदेव को, ये वीर आत्माएं इस वीर प्रसूता भूमि का अंजल ग्रहण करने के बाद अपने आप को इन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित किया। मैं ऐसे वीर पुत्रों को, राष्ट्र पुत्रों को कोटि कोटि नमन करता हूं। ये वीर आत्माएं जहां भी हैं, जिस भी रूप में हैं, उनको मैं नमन करता हूं। ये आत्माएं सब देख रही हैं, या तो वो मूर्ख या हम मूर्ख, या तो हम इनके पद चिन्हों पे चले या हम इनका बलिदान दिवस और ये कार्यक्रम करना बंद कर। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैंने अमूल्य समय लिया। मैं मंच को शीश झुका करके नमन करता हूं, आप सबों की उपस्थिति को शीश झुका करके नमन करता हूं। भगत सिंह को अंतर आत्मा से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ मिल करके सब लोग बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की।